Good morning, dear students. Here we are with the first chapter of the history of class 7th, and the name of this chapter is Tracing Changes Through a Thousand Years. Tracing Changes Through Thousand Years का मतलब क्या हो रहा है कि ये हजार साल बाद की जो स्टोरीज लिखी गई हैं या फिर हमें समझ में आता है जो हम मिडिवल हिस्ट्री में आ गए हैं। मिडिवल हिस्ट्री क्योंकि हम लोग क्लास 6 में जो है वो हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था। अभी हम आ गए हैं इन द स्टेज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेगा हमें। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कैसे अर्ली मैन से धीरे धीरे लोग सिविलाइज्ड होते हैं। फिर एंड में हम लोगों ने बहुत सारे बड़े किंगडम्स एंड एम्पायर देखे थे। ओके, जैसे अशोका देखा था, हर्षवर्धन देखा था, बहुत बड़े बड़े मौर्यन एम्पायर देखा था, गुप्तास देखा था। तो अभी हम लोग आ गए हैं मिडिवल में। तो मिडिवल 1000 साल बाद की पुरानी बात, आगे की बात है। तो ये देखो, ये सबसे पहला एक अरेबियन अ पीपल ड्रॉ अ मैप। ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट कैसे उन लोगों ने बनाया था। अभी इंडिया का मैप से ये कोई लेना देना नहीं, ये उल्टा मैप आप देख सकते हो। ये देखो, ये श्रीलंका हो सकता है और ये इंडिया हो सकता है। उल्टा मैप है, ये पूरा अलग है। सो ऐसे करके लोग धीरे 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 डेवलप कर रहे थे। नाउ द सेक्शन reproduced here is a detail in Indian subcontinent larger in the world. 1720s by a French cartographer, the two maps were quite different even though they are in the same area. Al-Adrisi map, South India is where you can expect North India and Sri Lanka in the island at the top. यहाँ पे देखो, कार्टोग्राफर कहते हैं जो मैप लिखता है, पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। उल्टा है, ये साउथ का पोर्शन है जहां पे हम तमिलनाडु देख रहे हैं, ये श्रीलंका है जो हम अभी मैप देखते हैं तो बिल्कुल, और ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है जो हम देख सकते हैं। तो ये मैप जो है उल्टा है, और ये जो सारी चीजें लिखी गई है ये सब रिटन इन सम अरेबिक लैंग्वेजेस, मार्क्ड इन सम अरेबिक लैंग्वेजेस। देन देखो, ये मैप जो बनाया गया ये ऑलमोस्ट ये हमारे इंडिया का मैप ही दिखता है या नहीं। सो यू कैन सी दिस सबकॉन्टिनेंट पूरा हमें समझ में आया। दिस इज श्रीलंका, दिस इज इंडिया एंड ऑल द पार्ट्स। ओके, नाउ there are well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh are made nearly 600 years after the map, during the which the information of the subcontinent had changed considerably. पहला मैप से लेके दूसरे मैप में ऑलमोस्ट बहुत सारे चेंजेस थे। तो ये 600 साल बाद में बनाया गया, जहां पे आपको पूरा कोस्टल एरियाज एंड सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। This was used in European sailors and merchants for their voyages. यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स यहाँ से आते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आके, ये हमारा सी रूट है, हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ से वो लोग एंटर करते थे। ओके, दे यूज्ड टू एंटर फ्रॉम हियर। ऑलराइट, now equally important is the fact that science and cartography different in two periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information the past and produce. सारी चीजें बहुत ही ध्यान में रखते जाने के बाद ये करना पड़ता था, क्योंकि पीपल वर वेरी सेंसिटिव अबाउट एंड वेरी इमोशनल अबाउट देयर फीलिंग्स, और इमोशनल थे अपने चीजों के बारे में। सो दे हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट एंड देन दे हैव टू गेट रेडी फॉर द फ्यूचर। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इसमें सबसे पहला चीज हम लोगों को देखने में मिलता है ये मिडिवल पर्शियन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो वर्ड आया हिंदुस्तान। अब बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया। सो यहाँ पे दिखाते हैं द मॉडर्न स्टेट व्हेन द टर्म इज यूज्ड इन 13th century by Minaji Siraj, a chronicler who wrote in Persian. This means the area of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. गंगा यमुना को ध्यान में रखते हुए और पंजाब और हरियाणा को ध्यान में रखते हुए ये हिंदुस्तान ये नाम बनाया था मिनाजी सिराज ने। He used the term in political sense when the part of the dominance of Delhi Sultan के टाइम में ये यूज हुआ।
कोई कहता है कि बाबर ने ये वर्ड यूज किया था, हिंदुस्तान ने पूरे एरिया का फ्लोरा एंड फौना, जो एनिमल्स, बर्ड्स और पूरा जो एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान का नाम बाबर ने रखा था. ओके. अ वेरी नोन poet, a very known writer from the 14th century, Amir Khusrau, ओके, जो बहुत ही फेमस थे दिल्ली सुल्तान के टाइम पे, उन्होंने रखा हिंद. While the idea of the geographical and the cultural entity like India did exist, the term Hindustan did carry the political and national meanings which we associated with it today. आज भी हम हिंदुस्तान कहते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, political, social, cultural, all the changes, whatever it is, and especially it is a Hindu dominating country, so that's why हिंदुस्तान. तो ये सारे लोगों ने कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम रखा था. ओके. So history today we have carefully about the terms they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It was used today to mean someone who is not an Indian. हर एक चीज, छोटी चीज को, छोटे से छोटे वर्ड को पहले के जमाने में बहुत अलग अलग टर्म्स में यूज किया जाता था. मे बी बाबर ने यूज किया था कि ये एरिया को हम हिंदुस्तान कहेंगे क्योंकि ये हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री था, पॉलिटिकली दे वर वेरी स्ट्रांग. आमिर खुसराव ने कुछ और सोच के बोला होगा, मिनाजी सिराज ने कुछ और सोच के बोला था, पर्टिकुलर एरिया पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना को सोच के बोला था. और ये पूरा सब कॉन्टिनेंट को मिला के ये जो पूरा हमारा देश है इंडिया का नाम ऐसे पड़ गया. अब सोचो छोटी छोटी चीजें, जैसे एक फॉरेनर. जब हम फॉरेनर बात करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये इंसान जो है ही इज अ फॉरेनर. तो फॉरेनर सोचने से हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि ओके, मे बी ही इज अ ब्रिटिशर और मे बी ही इज एन अमेरिकन. जो हम वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को देखते हैं, जब वो लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं तो हम देख के कहते हैं अच्छा ये अंग्रेज हैं, ये फॉरेनर है, यही हमारे दिमाग में आता है. लेकिन पहले के जमाने में फॉरेनर वर्ड यूज क्या किस वजह से होता था कि अगर कोई एक इंसान एक गांव में आके बसता था और एक गांव में पहली बार आके रहने लगा, तो वो उसकी कम्युनिटी का नहीं होता था, तो उस इंसान को ही फॉरेनर कहते थे. फिर वो अगर 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल वहां पे रह जाता था, वो और फॉरेनर नहीं रहता था. लेकिन आज हम लोग फॉरेनर के बारे में कुछ और अलग हमारे दिमाग में होता है. इन medieval period, foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who is not the part of the society and culture. कोई भी हो, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई अलग इंसान हो, जो भी अलग होता था, जो कल्चर में पहली बार आता था या फिर गांव में पहली बार आता था, उसको फॉरेनर कहा जाता था. इन हिंदी द टर्म परदेसी might be used to describe such as a person. in Persian अजनबी. अजनबी, परदेसी, जिनको हम जानते नहीं है, जो अचानक हमारे सोसाइटी में आते हैं और जिनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम फॉरेनर ट्रीट कर सकते हैं. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have different religious and caste and backgrounds. जो भी कोई बाहर से आता था, उसी को ही हम अजनबी या फिर फॉरेनर कहते थे. अगर एक गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी रहता हो, सालों साल रहते हो साथ में, वो फॉरेनर नहीं थे. लेकिन बाहर से भी अगर कोई और आता था, उसी को हम फॉरेनर कहते थे. So there are different things you will read in this history. Now in this medieval period, you will this in class 7 history, there are different sources you will get. Now we have just started this chapter, so the next chapter we will continue tomorrow, the next part. Thank you and have a nice day.